हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आपको कहानी सुनाते हैं। उस रात रोहित मेरे कमरे में आया और बोला, मैम साहब, खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैंने बोला, रोहित, मेरा एक काम करोगे? रोहित बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहब। मैंने कहा, रोहित, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गर्म करके लाओ और मेरे हाथ पैर दबा दो और मालिश भी कर देना। रोहित बोला, ठीक है मैम साहब, हम तेल गर्म करके लाते हैं। मैं उस समय गाउन पहने हुए थी और बिस्तर पर लेट गई। रोहित 5 मिनट में तेल गर्म करके कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा लिया और कहा, रोहित, मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। रोहित, जी मैम साहब, कहकर मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रोहित को अपना जलवा दिखा सकूं। रोहित मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को देख रहा था। उसकी उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। फिर मैंने पलट कर बोला, रोहित, मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। वह थोड़ा हिचकिचाया और बोला, मैम साहब, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, रोहित, देखो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें काम पर रखा है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा घर अच्छे से चले। रोहित ने मेरी पीठ पर मालिश शुरू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देखा कि वह अब मेरे बदन को देख रहा था। मैंने कहा, रोहित, मेरे पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलटकर सीधी हो गई और बोली, रोहित, अब मेरे पेट की भी मालिश करो। रोहित बोला, मैम साहब, ये क्या कह रही हो? वह बुरी तरह कांप रहा था और हिचकिचा रहा था। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मालिक घर पर नहीं है तो हमें ही आपका ख्याल रखना होगा। रोहित की बातें मेरे दिल को छू गईं। वह गरीब इंसान अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है और एक मेरे पति हैं जिन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना तड़पता होगा वह यहां अपनी बीवी के बिना, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के बिना। तभी मुझे एक बुरा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प भी तो दूर कर सकते हैं। तब से मेरी नजरें रोहित के लिए बदल गईं। एक दिन वह घर में सफाई कर रहा था। उस समय उसने सिर्फ नीचे एक हाफ पैंट पहन रखा था। उसकी मसल्स और बदन को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने ठान लिया, रोहित के साथ अपनी और उसकी तड़प मिटा लूंगी। मैं उसे अपने करीब लाने के लिए नए नए तरीके अपनाती, लेकिन उसका ध्यान हमेशा घर के कामों पर ही रहता। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती ताकि उसका ध्यान भटके और वह मेरी तरफ आकर्षित हो, लेकिन वह तो हमेशा अपने कामों में ही बिजी रहता। मैं जब नहाने के लिए जाती तो बाथरूम का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ देती और अक्सर रोहित के सामने छोटी छोटी नाइट कपड़ों में ही रहती। लेकिन मेरे सारे हथकंडे फेल हो रहे थे। मुझे लगा मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए जिससे रोहित जल्दी बहक जाए। मैंने एक बार रोहित को अपने पास बुलाया और उससे कहा, आज मेरा शराब पीने का बहुत मन है। उसने कहा, मैम साहब, शराब सेहत के लिए ठीक नहीं होती और पिछली बार भी जब आपने ज्यादा शराब पी थी तो आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने आपसे कहा था कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं सुनते। फिर मैं सोचने लगी कि क्या करूं। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मैं चाहती थी कि वे मेरे करीब रहें और मुझे प्यार दें, लेकिन मुझे लगता था कि वे अपनी जिंदगी में बिजनेस को प्राथमिकता देते हैं। मेरे दिल में एक विचार आया और मैं समझ गई कि यह तरीका काम कर सकता है। मैं जानती थी कि मेरे पति को मुझसे ज्यादा अपने काम की चिंता है। हर महिला की ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसके पास रहे, उसे प्यार दे और उसकी देखभाल करे, लेकिन मुझे लगता था कि शायद मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। उस रात जब रोहित मेरे कमरे में आया तो मैंने उससे कहा, रोहित, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। क्या आप मेरे लिए तेल गरम करके लाएंगे और मेरी मदद करेंगे? रोहित ने तुरंत हाँ कह दिया। मैंने अपने कमरे में आराम से बिस्तर पर लेटने का फैसला किया और रोहित को कहा कि वह मुझे मदद करे, क्योंकि मुझे थोड़ी राहत चाहिए थी। रोहित एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था
जो एक बड़े घर में काम करता था। एक दिन उसके मालिक ने घर की साफ सफाई और अन्य कार्यों के लिए कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी, क्योंकि वे कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाले थे। रोहित, मालिक ने कहा, तुम्हारे पास घर का सारा काम करने का अच्छा अनुभव है और मैं जानता हूं कि तुम इसे अच्छे से निभाओगे। तुम्हारे काम की कड़ी मेहनत की मैं सराहना करता हूं। रोहित को यह जिम्मेदारी मिलते हुए खुशी हुई, क्योंकि वह हमेशा अपना काम ईमानदारी से करता था और उसे यह मौका एक नई चुनौती के रूप में मिला था। वह अपने दिन के काम में व्यस्त था और उसने पूरे घर की सफाई का ध्यान रखा। एक दिन जब रोहित एक कमरे में सफाई कर रहा था, तब उसकी मालकिन ने आकर उसे धन्यवाद दिया और कहा, रोहित, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम घर को अच्छे से संभाल सकोगे। जबकि हम बाहर हैं, तुम जैसे लोगों के कारण काम आसान हो जाता है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मैम। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना काम ईमानदारी से करूंगा और घर की देखभाल अच्छी तरह से करूं। तुम्हारे परिवार के लिए कुछ मदद चाहिए? मालकिन ने पूछा। अगर तुम्हारे पास कोई विशेष जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। रोहित को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं मैम, मैं अपनी स्थिति को समझता हूं और मुझे आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है और मैं अपनी मेहनत से उन्हें समर्थन देने की कोशिश करता हूं। मालकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है रोहित। तुम्हारी मेहनत और समर्पण को मैं हमेशा सराहूंगी। रोहित ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और जब मालिक घर वापस आए तो उन्होंने रोहित की मेहनत को सराहा और उसे और अधिक जिम्मेदारी दी। रोहित को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण को मान्यता मिली और वह अपने परिवार को और भी अच्छे से समर्थन देने में सक्षम हुआ। सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। वह थोड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन मैं जान चुकी थी कि रोहित खुद को रोक नहीं पा रहा है और अनजाने में अपनी भावनाओं को दबा रहा है। मुझे समझ में आ गया था कि वह भी अपनी पत्नी के प्यार को तरस रहा है। मैंने रोहित से कहा, रोहित, मैं भी अपने पति का प्यार पाने के लिए बहुत बेचैन हूं और तुम भी अपनी पत्नी का प्यार पाना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वो प्यार दें जिसकी हमें जरूरत है। मना मत करना रोहित, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। समझ लो, आज की रात मैं ही तुम्हारी घरवाली हूं और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन रोहित ने मुझे एक ही झटके में खुद से दूर कर दिया। उसने चादर उठाकर मेरे शरीर को ढक दिया और सिर झुकाकर अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, मैम साहब, यह हमसे नहीं होगा। हम अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं और हम उसकी बेवफाई नहीं कर सकते। हम अपने मालिक के साथ भी गद्दारी नहीं कर सकते, वरना हम गद्दार कहलाएंगे। मैम साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं। हम जानते हैं कि मालिक आपको छोड़कर कई महीनों तक विदेश में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनसे बेवफाई करें। आप उनसे प्यार से बात कीजिए, शायद वह आपकी बात मान जाए। अगर हम अपनी पत्नी के बिना उसकी यादों के सहारे जी सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? प्यार और विश्वास भी तो कोई चीज होती है। मालिक इतनी मेहनत करते हैं, वो भी आपकी खुशी के लिए करते हैं। अगर मैंने ज्यादा बोल दिया हो तो माफ करना। रोहित की बातें सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैं उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी एक एक बात मेरे कानों में गहरे असर डाल रही थी। रोहित फिर कहने लगा, मैम साहब, अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। मैं कल ही यहां से चला जाऊंगा और कोई दूसरी नौकरी तलाश करूंगा। मैंने रोहित से कहा, ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। तुम क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? रोहित ने कहा, नहीं मैम साहब, अब हमें यहां से चले जाना ही ठीक होगा, क्योंकि जब जब हम आपको देखेंगे शायद हम आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे और ना ही आप हमें नजरें मिला पाएंगी। आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं, कहीं हम बहक ना जाएं। हमें डर लगता है, इसलिए हमारा यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। मैंने हाथ जोड़कर रोहित से माफी मांगी और कहा, मैं जो भी गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। पता नहीं कैसे मेरे दिल और दिमाग में गलत विचार आ गए थे। रोहित ने कहा, मैम साहब, आप हमसे माफी न मांगे। इस उम्र में इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। आप मालिक से बात करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन
रोहित अपना सामान उठाकर हमेशा के लिए हमारे घर से चला गया। जाते जाते उसने मुझे माफ तो कर दिया था, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से एक ईमानदार और भोले भाले नौकर को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मैंने अपनी गलतियों के कारण एक अच्छा इंसान खो दिया। अगले कुछ दिन मैं लगातार अपनी गलती पर सोचता रहा। रोहित की अच्छाई, उसकी ईमानदारी और सच्चाई को देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि एक आदमी केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही किसी काम में सफलता हासिल कर सकता है, लेकिन कभी-कभी दूसरों की छोटी सी गलती या गुस्से का शिकार बन जाता है। मेरी गलती के कारण न सिर्फ एक अच्छा इंसान अपनी नौकरी खो बैठा, बल्कि मैंने अपने दिल और दिमाग को भी खो दिया था, जो इस कदर खुद को ठेस पहुंचाने वाली गलती कर बैठा। मेरे मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या हम किसी का विश्वास तोड़कर अपने अहंकार को संतुष्ट कर सकते हैं? क्या किसी के दिल को दुखाकर हम अपनी गलतियों का खामियाजा नहीं भुगतते हैं? मैंने महसूस किया कि रोहित का मुझसे जाना सिर्फ एक नौकरी का नुकसान नहीं था, बल्कि मुझे आत्ममूल्य और इंसानियत की परिभाषा सिखाने वाला एक पाठ था। कुछ दिन बाद मैं खुद को कड़ी मेहनत में व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा, ताकि इस गहरे नुकसान से उबर सकूं। लेकिन एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था, अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया। वह मैसेज रोहित का था। मैम साहब, मुझे सब समझ आ गया है। हम सभी इंसान हैं और गलती करना स्वाभाविक है। मैंने जो किया वह भी मेरी एक छोटी सी प्रतिक्रिया थी। मैं जानता हूं कि आप कभी जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थीं। आप मेरी चिंता न करें, सब ठीक रहेगा। अगर मौका मिला तो फिर से काम करने आऊंगा। मैंने आंखों में आंसू महसूस किए। रोहित ने जिस तरह से मुझसे माफी मांगी, वह मुझे और भी अधिक आत्मग्लानि से भर गया। मैंने सोचा, क्या मेरी गलती उसे इतना चोट पहुंचा सकती थी कि उसने अपनी अच्छाई और माफी का रास्ता चुना? उसने मुझे सीख दी थी, पर अफसोस, ये सब मुझे तभी समझ आया जब वह मुझे छोड़ चुका था। उस दिन मैंने मन में ठान लिया कि अब से मैं अपनी हर गलती पर आत्मनिरीक्षण करूंगा और जितनी जल्दी हो सके उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। मुझे अब यह एहसास हो गया था कि हम केवल अपनी गलतियों से नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने की हमारी कोशिशों से बड़ा बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने सीखा कि किसी के दिल को दुखाने से ज्यादा नुकसान खुद को होता है, क्योंकि यह हमारे अंदर की इंसानियत को खत्म कर देता है। रोहित की माफी ने मुझे न केवल अपनी गलती पर पछताने का एहसास कराया, बल्कि यह भी बताया कि ईमानदारी, सच्चाई और माफी की ताकत बहुत बड़ी होती है। रोहित के जाने के बाद मेरे दिल में गहरे खालीपन की एक खाई बन गई थी। मुझे यह महसूस हुआ कि मैं उसे सही तरीके से समझ नहीं सका था। दिन बीतते गए, लेकिन उस खलिश को मिटाने का कोई तरीका मुझे नहीं मिल रहा था। मैं अपने की पर अफसोस तो कर रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में यह ख्याल भी आता कि क्या सच में मुझे इतनी गहरी माफी की जरूरत थी? क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि मैंने एक सच्चे इंसान को अपनी दुनिया से बाहर कर दिया? मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी नासमझी और आक्रोश ने मुझे बार बार चुप कर दिया। रोहित ने मुझसे माफी मांगी थी, पर उसकी वो माफी मुझे कचोट रही थी। अगर वह मुझसे माफी न मांगता तो क्या तब भी मैं इतना ही शर्मिंदा महसूस करता? यह सोचने पर मेरी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ने लगी थी। मुझे यह एहसास हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी की बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वह खुद आपके सामने आकर किसी और के रूप में सामने खड़ा होता है, तब उसे खो देना एक अलग ही दर्द होता है। मैंने कोशिश की, पर कोई रास्ता नहीं मिला। जितना मुझे अफसोस था, उतना ही मैं खुद को दोषी ठहराने में उलझता जा रहा था। अब मेरा दिल यह सोचने से थक चुका था कि क्या रोहित लौटेगा? क्या वह कभी मुझसे फिर से वह विश्वास करेगा जो मैंने उस पर खो दिया था? मेरी जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी, क्योंकि हर कदम पर मुझे सिर्फ यह महसूस हो रहा था कि मैंने किसी अच्छे इंसान को खारिज कर दिया था और अब मैं अकेला था। मेरे अंदर गहरी खिन्नता और खुद से नफरत ने घर बना लिया था। मैंने महसूस किया कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरी इज्जत, मेरी गलती और मेरी कमजोरियां मुझे अंदर से खत्म कर रही थीं। मैं इस सोच में डूबा हुआ था कि शायद मुझे खुद को सुधारने की जरूरत नहीं थी, बल्कि मुझे अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर लेना चाहिए था। हो सकता है कि मैंने जो किया वह मेरे चरित्र का हिस्सा था, और कभी न कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी गलतियों को खुद से ही जोड़ लेता है। रोहित के जाने के बाद मैंने सोचा, क्या इंसान कभी पूरी तरह से अच्छा या बुरा हो सकता है?
उस दिन मुझे यह समझ में आया कि हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए, पर कभी कभी सच का पालन करने से भी हम खुद को और दूसरों को गहरे घाव दे सकते हैं। ये घाव समय के साथ भरते नहीं हैं और कभी कभी वह घाव हमें जीवन भर सताते रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं बाहर बरामदे में सो रहा था और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। मेरी भाभी मुझे देखकर कहती हैं, बाहर बहुत ठंड है, तू ऐसा कर, यहाँ मत सो, प्रीति के पास चला जा, उसके साथ जाकर वहां लेट जा। क्योंकि हमारे 2 ही कमरे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश था। मैंने अपनी भाभी की बात मानकर प्रीति के पास जाकर लेट गया। प्रीति लेटी हुई थी और साइड में मैं भी था। जैसे ही आधी रात हुई, मैंने प्रीति की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रीति भी जाग रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि प्रीति भी कुछ चाहती है। बस फिर क्या था, मैंने एक ही बारी में उसकी ले ली। मेरी भाभी की छोटी बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे उन्हें सुंदर कहने में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें ऐसा कह दिया तो कहीं वह भाभी को न बता दे। आज तक मैंने भाभी की बहन से ऐसी बातें करते नहीं सुनी थीं। हम जॉइंट फैमिली थे। मेरे पापा और चाचा जी खेती का काम करते थे और वे ज्यादातर खेत में ही रहते थे। मेरी भाभी और मेरी मम्मी घर पर ही रहती थीं। मेरी भाभी का एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 6 साल थी। मेरी भाभी की 2 बहनें थीं। भाभी की उम्र 28 साल थी और उनकी छोटी बहन की उम्र करीब 24 साल थी। भाभी की बहन को तो मैंने चाचा के शादी वाले दिन ही अपना दिल हार बैठा था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे। उसी वक्त भाभी ने मुझे बताया कि बलजीत का जन्मदिन है और उसकी मौसी को यहाँ आना है और वह उसे लेकर आ जाए। बस फिर मैंने यह सुनते ही शादी जैसी चाहत मेरे दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही भाभी से पूछ लिया, भाभी, आपके घरवां को भीना है? भाभी ने कहा, नहीं, उनको नहीं आना, क्योंकि पापा की सेहत ठीक नहीं है, इसी वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा, मेरे इकलौते भांजे का जन्मदिन है तो जरूर आऊंगी। जब वह बस स्टैंड पर जाएंगे तो तुम उन्हें ले आना। मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दे दिया है, बस स्टैंड पर आकर वह तुम्हें फोन कर देंगी। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी पेंट शर्ट निकालकर प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं भाभी की बहन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं उन्हें काफी टाइम से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत बेसब्री से उनके फोन आने का इंतजार कर रहा था। मुझे यह था कि वह जल्दी से मुझे फोन करें और मैं भागकर उनके पास चला जाऊं और उन्हें गले लगाऊं। लेकिन गले लगाना तो मैं सपनों में ही सोच सकता था, असल में मैं कुछ नहीं कर सकता था। खैर, मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस किए और बाथरूम में नहाने चला गया। वैसे मैं अपना फोन बाथरूम से बाहर ही रखता था, लेकिन आज मुझे इतना ज्यादा चाहत था कि मैंने बाथरूम में ही फोन ले लिया। मुझे यह था कि अगर उन्होंने मुझे फोन किया और मेरा फोन मेरे पास ना हुआ तो कहीं वह गुस्सा ना हो जाए और फोन करके भाभी को ना बता दे। बस इसी वजह से मैंने फोन बाथरूम में ही ले गया। जल्दी से नहा के अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने एक महंगा परफ्यूम लगाया था, जिसे मैंने एक बार भी यूज नहीं किया था। मेरे बर्थडे पर वह परफ्यूम मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट में दिया था, जिसे आज स्पेशली मैंने भाभी की बहन के आने की खुशी में लगाया था। परफ्यूम से ज्यादा भाभी की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे मैं काफी समय से मिस कर रहा था, लेकिन कभी भी उनके साथ बात नहीं हुई थी। और आज मुझे उनके साथ कई बातें करने का मौका मिल रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था कि तभी मुझे एक नए नंबर से फोन आया। मुझे पता था कि यह किसका नंबर है, क्योंकि भाभी की बहन के अलावा मुझे कोई फोन नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने जल्दी से फोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से मीठी सी आवाज सुनकर सच में वह भाभी की बहन ही थी। उन्होंने कहा, क्या आप समीर बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। वह बोली,
मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे आकर ले लो। जाओ। इतनी सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा, आप इंतज़ार करें, मैं अभी आता हूँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने कहा, ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था, लेकिन फिर से परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी भाभी की बहन को लेने चला गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उन्हें देखकर, क्योंकि आज मुझे उन्हें काफ़ी समय बाद देखना था। भाभी की शादी के बाद मैं हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था और वहां से मैं काफ़ी सालों बाद घर आया था। इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी और ना ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था जिससे हम फ़ोन पर बात करते। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर, 10 मिनट का रास्ता था। मैं जल्दी से तेज बाइक चलाकर उन्हें बस स्टैंड से लेने के लिए बढ़ा। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा तो भाभी की बहन को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कटिंग करवाई हुई थी और कटिंग करवाने के बाद वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहन रखा था जिसमें वह पूरी आग लग रही थीं। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैं उन्हें देखता ही रह गया। वह दूध से भी ज्यादा सफेद थीं। वह जितनी सुंदर थीं, मैंने कभी कोई लड़की नहीं देखी थी। मैंने उनके पास जाकर उनका बैग पकड़ लिया और उन्हें बाइक पर बैठने के लिए कहा। मैंने उनका सामान अपने आगे रख लिया और खुद थोड़ा पीछे बैठ गया। वह भी पीछे की ओर बैठ गई। मैं जानबूझकर बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि वह मुझसे टकराए, क्योंकि मैं तो उन्हें छू नहीं सकता था, लेकिन मैंने इस तरह की हरकतें की ताकि वह मुझे खुद छू ले। मैं बाइक के शीशे में उसे देख रहा था। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था उस समय मैं बाइक बहुत तेज चला रहा था, लेकिन अब मैं बाइक इतनी धीरे चला रहा था कि अगर कोई भी टहलते हुए भी जाता तो वह मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। आखिरकार उसने मुझसे कह दिया, इससे अच्छा तो मैं चलकर चली जाती। मैंने मजाक में कह दिया, मैं पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूं, इसीलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। वह बोली, आपसे ज्यादा तेज तो मैं चला लेती हूं। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो। मेरी यह बात सुनकर वह हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरी तरह तेज ड्राइविंग सीखनी है तो तुम लोगों के एक्सीडेंट ही करोगे। उसकी इस बात पर मेरा हंसना बंद नहीं हो रहा था। वह भी हंस रही थी और हंसते हुए वह कुछ अधिक ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत सुंदर है। मेरी बातें सुनकर वह शर्माने लगी। इसी तरह की बातें करते हम घर पहुंच गए। भाभी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गईं। खुशी के साथ वह एक दूसरे से गले मिलने लगीं। राहुल भी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन भाभी के बेटे का जन्मदिन था। घर में तैयारियों का माहौल था, क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई। जन्मदिन मनाने के लिए मैंने बलजीत को कपड़े लाकर दिए थे। मैं चाहता था कि राहुल की मौसी पहले तैयार हो जाए ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। शायद ऐसे फीलिंग लड़कियां लेती होंगी, लेकिन मैं जैसी फीलिंग ले रहा था वह अनोखी थी। मैंने देखा कि रात की पार्टी में उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसमें वह बहुत ज्यादा कमाल लग रही थी। जब मुझे पता चला कि उसने नीला रंग का सूट पहना है तो मैंने भी उसी समय नीली शर्ट खरीद ली। मैं सभी के सामने अपनी यह कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जानता था कि भाभी की बहन को भी वही रंग पहनना है। मैंने तो पहले ही इसे सिलेक्ट कर लिया था। खैर, सभी ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सभी पार्टी में बिजी थे, लेकिन इस बात को भाभी की बहन ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया था। रात के 12 बजे पार्टी खत्म हो गई और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रात के समय भाभी का बेटा मेरे साथ ही सोया, क्योंकि वह शुरू से ही मेरे साथ रहता था और अब तो मेरे साथ सोने की आदत हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला सोता था, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए ले लिया था। मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करता था, लेकिन आज वह जिद कर रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ सोऊं। मैंने कहा, भाभी, कोई बात नहीं, उन्हें अपनी मौसी के साथ ही सोने दो। मैं बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा।
इसके बाद बलजीत अपनी मानसी के साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर लेट गया और मैं बाहर बरामदे में अपना मन ढककर लेट गया। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वे आराम से सो जाएं। वैसे भी थोड़े टाइम बाद दिन निकल ही जाएगा। मैं अभी फोन बंद करके सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी भाभी मेरे पास आ गई और बोली, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है, मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोने दूंगी। तुम एक काम करो, तुम भी अंदर जाकर सो जाओ। ये सुनते मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन मैंने भाभी के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं भाभी, इस तरह अच्छा नहीं लगता। भाभी बोली, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें कह रही हूं ना। उसी समय भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा राहुल अपनी मौसी के साथ सो रहा था। उसी समय भाभी ने अपनी बहन को जगाया और कहा, राहुल को थोड़ा साइड करके ले ले, इसे बीच में इसको भी रख लो। मैंने देखा बाहर ठंड में कांप रहा था। वह मचलते हुए अपनी आंखों से अपने भांजे की ओर देखने लगी और मैं अब बिस्तर के कोने में लेट गया। हम बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन हमारे बीच कोई ज्यादा दूरी नहीं थी, क्योंकि राहुल बिस्तर के किनारे पर लेटा था और हमारे बीच में प्रीति लेटी थी और सबसे आखिर में मैं लेटा था। मैंने लाइट ऑफ की और फिर से बिस्तर पर आकर सो गया। मैं प्रीति के सामने सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन प्रीति के साथ बिस्तर पर लेटे रहने में मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन तो शरारत करने का कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत प्रीति करें। शायद ऊपर कोई मेरी बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छू लिया हो। मुझे यह जानने में देर नहीं लगी कि यह पैर किसका है, क्योंकि राहुल तो साइड में लेटा था और बीच में प्रीति थी। जैसे ही प्रीति ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मेरे पूरे शरीर में हलचल हो गई। वैसे भी मैं जाग रहा था और इस हलचल को मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया था। मैंने देखा कि कोई बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रहा है। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने जज्बातों पर काबू न रखते हुए जल्दी से अपना हाथ प्रीति के चादर पर रख दिया। मैंने अपने हाथ को इस तरीके से रखा कि उसे यह महसूस हो कि मैं नींद में यह सब कर रहा। जिस तरह वह बार बार मेरे पैरों को छू रही थी, उससे मुझे यह अंदाजा हो गया कि वह अभी तक सोई नहीं है, बल्कि जाग रही है। मैंने धीरे धीरे यह महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ है, और जल्दी ही मुझे उसका हाथ मिल गया। मैंने अपने हाथ से उसके हाथ को सहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहली हरकत उसे करवाना चाहता था। खैर, जिस तरह की सोच मैं कर रहा था, वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने पलटकर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरे पूरे शरीर में करंट सा लग गया। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैंने अपने जज्बातों पर काबू कैसे पाया, लेकिन आखिरकार मैं भी एक लड़का था, इसलिए मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना था। शायद अब वह भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और वह हरकत कर बैठी, जिससे मैं भी अपना होश खो बैठा। फिर प्रीति ने मुझे वह सुकून दिया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी और प्रीति भी बहुत खुश थी। हम सारी रात साथ में सोते रहे। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसे भेजूं, इसलिए मैंने जिद करके उसे 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। 1 हफ्ते हमने बहुत मस्ती की और 1 हफ्ते बाद वह अपने घर चली गई। मैं उस 1 हफ्ते को अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता, क्योंकि उस हफ्ते उसने मुझे बहुत खुशी दी थी, जो मैं कभी नहीं भुला सकता। जिस दिन मुझे नौकरी मिली, उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपनी भाभी की बहन से शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने अपनी भाभी को बता दिया, भाभी, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी भाभी को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी लग चुकी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। भाभी ने अपने घर के साथ भी बात की और उन्होंने भी मान लिया। अब 1 महीने बाद हमारी शादी है और हम दोनों बहुत खुश हैं। अब हम अपनी जिंदगी के पूरे नज़ारे लेते हैं। हमारी शादी के बाद पहली रात को कुछ अलग ही था। जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो लाइट्स मद्धम हो गई थीं और हल्की सी खुशबू कमरे में बिखरी हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा,
लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। वह मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी और मुस्कान की झलक थी, जैसे कुछ नया, कुछ बहुत खास होने वाला हो। क्या तुम खुश हो? मैंने धीरे से पूछा। आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे अपनी आंखों से ही मेरी दिल की बात समझी। उसने मेरी ओर बढ़ते हुए मेरे हाथों को अपनी पकड़ में लिया और फिर मेरे करीब आकर कहा, तुमसे शादी करने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। उसकी आवाज में वह मीठी सी मासूमियत और गहरी भावनाएं बसी हुई थीं, जो मेरे दिल को छू गईं। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई और मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी, जैसे पूरी कायनात उसी पल हमारे लिए थम गई हो। मैंने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर किया और फिर हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उसकी सांसें मेरी त्वचा से टकराईं और जैसे जैसे हम एक दूसरे में समाते गए, मुझे लगा जैसे हमारा हर पल, हर सांस एक दूसरे से जुड़ रहा हो। हमारी शांति और प्यार के बीच में शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। उस पल में हमारी आंखें, हमारी शारीरिक मौजूदगी सब कुछ कह रहा था। हर छोटा सा इशारा, हर हल्की सी मुस्कान, हर एक हल्की छुअन, ये सब कुछ बहुत गहरा और अनमोल था। हम दोनों अपनी पूरी तन्मयता के साथ एक दूसरे में खो गए थे, जैसे हम एक दूसरे से बहुत समय पहले जुड़ चुके थे। उस रात वह पहली बार मेरे करीब आई और मैं महसूस कर सकता था कि यह कोई साधारण रात नहीं थी। यह हमारी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। वह रात हमारे प्यार की गहराई को महसूस करने और उसे पूरी दुनिया से छुपाने की रात थी। सब कुछ बस वही था जो मैं चाहता था, एक दूसरे के साथ, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डर के, सिर्फ प्यार और सामंजस्य से। रात का सन्नाटा जैसे हमें एक दूसरे के करीब और करीब ले आता था। कमरे में हल्की सी बत्तियों की रोशनी थी, जो हमारे चेहरे पर एक नरम आभा डाल रही थी। हम दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन कोई शब्द नहीं थे। उस पल में जैसे सारी दुनिया ठहरी हुई थी, सिर्फ हम दोनों का प्यार बाकी था। मेरी नजरें उसकी आंखों में थीं और उसके होंठों की हल्की मुस्कान में पूरी दुनिया समाई हुई थी। उसकी छुअन से दिल के तार झंकृत होने लगे, जैसे एक मध्यम सी लहर मेरे शरीर से होते हुए मेरे भीतर तक समा रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उस पल में हमें बस एक दूसरे की जरूरत थी। कोई दूरी नहीं, कोई भी झिझक नहीं। हम दोनों अपनी पूरी तन्मयता के साथ एक दूसरे में खो गए थे। उसकी सांसें मुझसे मिलकर जैसे हमारी आत्माओं का एक अनोखा संवाद कर रही थीं। मैंने उसके बालों को हल्के से सहलाया और उसकी आंखों में वो प्यार देखा जो मैंने कभी किसी से महसूस नहीं किया था। वह धीरे से मुझसे लिपटी और उसके हल्के से शब्द मेरी कानों में गूंजे, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। वो शब्द मेरे भीतर गूंजे और लगा जैसे समय का पहिया वहीं थम गया हो। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और हमारी धड़कनें एक दूसरे के साथ मिल गईं। उसकी आंखों में वह गहराई थी जिसमें मैं खुद को खो देना चाहता था। हर एक पल जैसे हम और करीब आ रहे थे, जैसे हमारे बीच का हर बंधन, हर दूरी खत्म हो रही थी। उसके होंठों का हल्का स्पर्श मेरे चेहरे पर एक नई ऊर्जा जगा रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम दोनों पूरी कायनात से एक हो गए हों। हमारी दुनिया सिर्फ हम थे, हमारा प्यार, हमारी छुअन, हमारी बातें और वह अनमोल समय जो हम दोनों को एक दूसरे में समाहित कर रहा था। जैसे हमारे बीच की हर दीवार टूट रही थी और हमारे बीच एक नया खूबसूरत रिश्ता बन रहा था। वह समय, वह पल जिसे हम दोनों कभी नहीं भूल सकते थे। हम सिर्फ एक दूसरे के साथ थे, बिना किसी और के होने के, और मुझे महसूस हुआ कि यही प्यार है, यही असली बंधन है। एक दूसरे की हंसी, मुस्कान और उन पलों में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समाई हुई है। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, बस मैं उसे अपनी बाहों में और कसकर समेटने लगा। हमारी सांसों का मिलन, हमारी भावनाओं का संगम, ये सब कुछ ऐसा था जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस जाने वाला था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन मैंने दीदी को मैसेज किया, आप बहुत खूबसूरत हैं। जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। दीदी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा क्या होता है तुम्हें? मैंने कहा, अरे दीदी, बस
आपके बारे में सोचता हूँ तो अच्छा महसूस होता है। वह हंसते हुए बोली, अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। बताओ ना दीदी, मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ, बस आपके साथ बात करने से अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, अरे तो इसे छुपाने की क्या बात है, ये तो अच्छी बात है कि हम दोस्त की तरह खुलकर बात कर सकते हैं। हम दोनों कुछ देर तक हंसी मजाक करते रहे। इस बात से हमारे रिश्ते में और भी गर्मजोशी और अपनापन आ गया। उस दिन मैंने दीदी को मैसेज किया, आपकी खूबसूरती सच में दिल को छू लेती है। जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मन में हलचल होने लगती है। वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अरे क्या पागल हो तुम, ऐसा क्या सोच लेते हो मेरे बारे में। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अरे छोड़िए ना दीदी, मैं कह नहीं सकता दीदी। हंसी और बोली, अच्छा नहीं बताओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, बताओ ना। उनकी बातों में एक अलग सा अपनापन था और उनकी मुस्कुराहट मुझे थोड़ा और नजदीक महसूस कराने लगी। मैंने कहा, ठीक है, बताता हूँ। जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जैसे कोई गहरा रिश्ता है हमारे बीच। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का संवाद अब और भी खास हो गया है। उस दिन हम दोनों की बातें न सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहीं, बल्कि उसमें एक नजदीकी का एहसास भी जुड़ गया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, दीदी, आपसे मिलकर दिल को एक अजीब सुकून मिलता है। वो थोड़ा झिझक, फिर बोली, तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। मैंने जवाब दिया, हाँ दीदी, जब भी आपके करीब होता हूँ ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। हम दोनों एक दूसरे के और करीब आए और उनकी आंखों में हल्की सी चमक और मुस्कुराहट दिखी। उनके चेहरे पर जो अपनापन था उसने हमें और करीब लाने का बहाना दिया। मैंने धीरे से उनके हाथ थाम लिए। वह थोड़ी चौंकी, फिर एक मुस्कान के साथ मुझे देखती रही। उनके करीब आने से मन में एक अलग सी गर्मजोशी और प्यार का एहसास होने लगा। उस पल में जैसे एक खामोशी सी थी, मगर हमारे बीच वह खामोशी भी जैसे सब कुछ कह रही थी। धीरे से मैं उनके करीब आया और उनके गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। उस पल में हम दोनों के बीच की खामोशी ने हमें एक दूसरे के दिलों की बात समझा दी और उस लम्हे ने हमारी दोस्ती को एक और खूबसूरत मोड़ दे दिया। उस शाम के बाद से हमारे बीच का रिश्ता जैसे और भी अनमोल हो गया। मैंने महसूस किया कि अब हमारी बातें सिर्फ सामान्य संवाद नहीं रह गई थीं, बल्कि उनमें एक अनकही भावना भी शामिल थी। हर मुलाकात में, हर हंसी ठिठोली में एक अलग सी गर्मजोशी महसूस होती थी। एक शाम दीदी ने मुझे छत पर बुलाया। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में तारों की चमक उस माहौल को और भी खास बना रही थी। मैं थोड़ा झिझकते हुए उनके पास गया। उन्होंने मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना अब मुझे बेहद खास लगने लगा है। पता नहीं क्यों, तुम्हारे बिना ये शाम अब अधूरी सी लगने लगी है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उनकी ओर देखा और महसूस किया कि उनके आंखों में भी वही गहराई है जो मेरे दिल में महसूस हो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीमे से कहा, दीदी, आपको देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आपकी मुस्कान में कोई जादू है। उन्होंने मेरी बात सुनकर हल्की सी शरारती मुस्कान दी और कहा, तुम्हारे दिल की धड़कन में ऐसा क्या खास है जो मुझे इतनी महसूस हो रही है। उस पल में हमारे बीच एक खामोशी आ गई। यह खामोशी किसी संकोच या झिंझक की नहीं, बल्कि उस अनकहे प्यार की थी जो हम दोनों के दिलों में धीरे धीरे पनप रही थी। मैंने उनके करीब जाने का साहस किया और धीरे से उनका हाथ थाम लिया। तुम्हारा साथ मेरे लिए अब बेहद खास है, मैंने धीमे से कहा। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उन्होंने वही महसूस किया जो मैं कहना चाहता था। अचानक उन्होंने अपने हाथ से मेरा हाथ थाम लिया और कहा, यह रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे जा चुका है ना? मैंने बिना कुछ कहे सहमति में सिर हिला दिया। फिर उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। उनके इस एहसास ने मुझे दिल की गहराइयों तक छू लिया। उन कुछ पलों में हमने शब्दों के बिना ही एक दूसरे के दिल की गहराइयों को महसूस कर लिया था। उनकी धड़कनों की गर्माहट महसूस करते हुए मैंने कहा, मुझे लगता है कि यह जो कुछ भी है वह हमारी दोस्ती से बहुत खास है। उन्होंने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। हाँ, यह कुछ अलग और खास है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। वह रात तारों भरी थी,
लेकिन हमारे दिलों में जो चमक थी वह उससे भी कहीं ज्यादा थी। इस कहानी को एक रोमांटिक भावना और गहराई के साथ जोड़ते हुए रिश्ते को जटिलता का स्पर्श देने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसे एक संवेदनशील और मर्यादित ढंग से बनाए रखते हैं ताकि भावनाओं की गहराई को समझा जा सके। वक्त बीतने के साथ हमारी मुलाकातें और लंबी होने लगीं। हर बार जब हम एक दूसरे से मिलते तो दिलों की धड़कन और भी तेज हो जाती थी। हमारे रिश्ते में एक अजीब सी गहराई और अपनापन था जिसे समझना हमारे लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। एक शाम जब दीदी ने मुझे बुलाया तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में कुछ अनकहा सा था। वह शांत थी और उनकी खामोशी में एक अलग सी गहराई महसूस हो रही थी। मैं उनके पास गया और धीरे से पूछा, आप इतनी चुप क्यों हैं दीदी? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ बिताए ये पल अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, लेकिन यह रिश्ता शायद उस सीमा से बढ़ रहा है जहां दोस्ती को पीछे छोड़ देना पड़ता है। मैं उनकी आंखों में देखता रहा और महसूस किया कि हमारे बीच एक अनकहा संबंध बन चुका था जिसे समझना आसान नहीं था। मैंने हिम्मत करते हुए कहा, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच का रिश्ता कुछ और ही है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। दीदी, उन्होंने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोली, मुझे भी अब तुम्हारे बिना रहना मुश्किल लगता है, लेकिन हमें इस रिश्ते की मर्यादा का ख्याल रखना होगा। हम दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उन चुप्पियों में जैसे हमारे दिलों की धड़कनें ही हमारी भावनाओं का इजहार कर रही थीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, यह जो हमारे बीच महसूस होता है वह शायद वक्त की मांग है, पर हम इसे समझदारी से निभाना होगा। हमें एक दूसरे की इज्जत और मर्यादा बनाए रखनी है। उनकी बात सुनकर मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगा और इस रिश्ते को संभालूं। उस पल में हमारे रिश्ते की गहराई और भी बढ़ गई। हमने एक दूसरे की नजरों में देखते हुए यह समझ लिया कि हमारा रिश्ता खास है, लेकिन इसे सही ढंग से निभाना ही हमारी जिम्मेदारी है। उस रात के बाद हमारे बीच एक अलग ही जुड़ाव और समझ पनप गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को समझा तो था, लेकिन उन भावनाओं को सीमाओं में ही सहेजने का वादा भी किया था। हर मुलाकात में एक नई खामोशी होती जो हमारे बीच की उस नजदीकी को बयां कर रही थी जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। एक दिन शाम के वक्त जब हम मिले तो दीदी कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने उनके चेहरे पर तनाव और उलझन को साफ महसूस किया। मैंने इसे उनका हाथ थाम कर पूछा, क्या बात है दीदी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? वह मेरी ओर देखती रही, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें पता है, जो रिश्ता हमारे बीच है वह बहुत खास है, लेकिन मुझे डर है कि हम दोनों कहीं इस रिश्ते में खुद को और अपनी मर्यादाओं को खो ना दे। उनकी आंखों में हल्का सा आंसू था जो शायद उनकी दिल की बेचैनी को बयान कर रहा था। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, दीदी, हमारी भावनाएं बहुत पवित्र हैं। हम दोनों ने एक दूसरे से जो वादा किया है उसे हम निभाएंगे। आप पर मेरा भरोसा और इज्जत कभी कम नहीं होगी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम सही कहते हो। हमारे रिश्ते की खूबसूरती इसी में है कि हम इसे एक सीमा में रखते हुए इसे खास बनाए रखें। उसके बाद हमने साथ बैठकर चाय पी और अपने दिलों की बातों को समझते रहे। वह खामोशी भी जैसे हमारी भावनाओं को बांधने का काम कर रही थी। हर मुलाकात में अब पहले से ज्यादा अपनापन और परिपक्वता आ गई थी। धीरे धीरे हम दोनों ने अपने रिश्ते को एक समझदारी के साथ जीने का तरीका सीख लिया था। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जो गहरी भावनाएं थीं, उन्हें सहेज कर रखना ही हमारे रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। वह शाम हमारे रिश्ते की गहराई में एक नया मोड़ लेकर आई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने सच्चे और पवित्र भाव को समझने के बाद इसे संभालने का निर्णय लिया था। लेकिन वक्त जैसे इस रिश्ते की परीक्षा लेना चाहता था। कुछ दिन बाद दीदी अचानक से बहुत उदास लगने लगी। उनके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान दिखाई देती थी। मैंने उनसे कई बार पूछा, लेकिन हर बार उन्होंने बात टाल दी। एक शाम जब हम पार्क में टहलने गए, मैंने फिर उनसे पूछा, दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या मुझसे कुछ छुपा रही है? वो रुकी, मेरे चेहरे की ओर देखा और कुछ पल खामोश रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें बताना मुश्किल है, पर अब शायद बताने का वक्त आ गया है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी की बात चलाई है
और मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा खालीपन भर गया। एक पल को लगा कि शायद मैं उन्हें खो दूंगा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए मैंने कहा, दीदी, आपके जीवन का फैसला आपके हाथ में है। मैं चाहता हूं कि आप वही करें जो आपके दिल को सही लगे। मेरी भावनाएं आपके फैसले में कभी रुकावट नहीं बनेंगी। वह मेरी बात सुनकर भावुक हो गई और धीरे से बोली, तुम्हारे जैसा समझदार और परिपक्व इंसान मिलना शायद ही किसी को नसीब होता है, पर जिंदगी में हमें कभी कभी ऐसे रास्ते चुनने पड़ते हैं जो हमें चाहते हुए भी दूर कर देते हैं। उस शाम हमने एक दूसरे के साथ लंबी खामोशी में वक्त बिताया। उनके जाने के बाद भी मैं वहीं बैठा रहा, जैसे मेरे दिल का एक हिस्सा उनसे जुड़ा हुआ था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश कम कर दी और मैं भी उनकी खुशी के लिए खुद को थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहा था। समय बीतता गया और एक दिन मुझे पता चला कि उनकी सगाई की तारीख तय हो गई है। इस खबर ने मेरे दिल को चीर दिया, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को खुद में दबाए रखा। सगाई के बाद हम दोनों ने मिलने की कोशिश की, लेकिन हमारे बीच अब एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। एक दूसरे के करीब होने के बाद भी दूरियों का एहसास बढ़ने लगा था। एक दिन उन्होंने मुझसे मिलकर आखिरी बार अलविदा कहा। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे वह चली गई। उस अलविदा में शब्दों से कहीं अधिक भावनाएं छुपी थीं। उसके बाद मेरी जिंदगी में एक खामोशी छा गई। उनके बिना दिन खाली खाली से लगने लगे, पर मैं जानता था कि उनके फैसले में उनकी खुशी है। उनकी यादें मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। हमारे बीच का रिश्ता भले ही समय के साथ खत्म हो गया था, लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए हमेशा एक खास जगह बनी रहेगी। समय के साथ मैंने भी इस अधूरे प्यार को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया। वह प्यार जो कभी पूरी तरह से जी नहीं पाए, लेकिन उसकी मिठास हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। वक्त के साथ मैंने खुद को संभाल लिया, लेकिन उनके बिना एक खालीपन हमेशा मेरे साथ रहता था। वह मेरी जिंदगी से दूर जा चुकी थी, मगर उनकी यादें मेरे हर दिन का हिस्सा बन गई थीं। ऐसा लगता था जैसे उनकी छवि मेरे दिल और दिमाग में बसी हो। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक मुझे उनका फोन आया। उनकी आवाज में हल्की झिझक और अपनापन था। वह बोली, कैसे हो तुम? मैंने कुछ देर की खामोशी के बाद जवाब दिया, मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? उनकी सांसों की थकावट फोन पर भी महसूस की जा सकती थी। उन्होंने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन कभी कभी बहुत बेचैन हो जाता है। तुम्हारी बहुत याद आती है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल एक बार फिर धड़कने लगा। मैंने भी धीमे से कहा, तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ हैं, बस तुम्हारा ना होना ही खलता है। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या हम मिल सकते हैं? एक बार बस उनके कहने पर मुझे एहसास हुआ कि शायद उनके दिल में भी वही अधूरापन है जो मेरे अंदर बसा था। मैंने सहमति में सिर हिला दिया, हाँ मिलते हैं। हम दोनों ने एक पार्क में मिलने का तय किया। शाम का वक्त था, हल्की हवा चल रही थी और आसमान में ढलता सूरज हमारी भावनाओं को और भी गहरा बना रहा था। मैं उनके पास गया और वह मुझे देखकर मुस्कुरा दी। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जो कभी मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा देती थी। हम कुछ देर तक बस खामोशी में बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, शायद हमारे बीच जो था वह हमेशा अधूरा ही रह गया, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह प्यार अधूरा था। मैंने उनकी बात पर सहमति जताई। हाँ, कभी कभी अधूरे रिश्ते भी पूरे प्यार की तरह होते हैं। हम दोनों ने उस शाम एक दूसरे की आंखों में वह अन कहा, प्यार देखा जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा, भले ही हम साथ ना हो। वह बोली, शायद हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी यादों को अपने साथ हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन इस बार हमारे दिलों में कोई बोझ नहीं था। हम जानते थे कि हम दोनों की जिंदगी अलग अलग राहों पर बढ़ने वाली है, पर जो प्यार हमारे बीच था वह हमें हमेशा जोड़े रखेगा। एक मीठी याद बनकर उनसे आखिरी बार मिलकर मैं जैसे एक सुकून महसूस कर रहा था। मेरे दिल में उनके लिए अब भी वही प्यार था, लेकिन मैं समझ चुका था कि कुछ रिश्तों का सफर वक्त के साथ ही खत्म करना बेहतर होता है। वह मेरे जीवन का एक सुंदर अध्याय थी जो भले ही खत्म हो गया था, लेकिन उसकी मधुरता हमेशा मेरे साथ रहेगी। कुछ महीनों बाद
मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। दीदी की यादें हमेशा मेरे साथ थीं, लेकिन अब मैंने उन्हें अपने दिल के एक कोने में सहेज लिया था। रोज की जिंदगी में व्यस्तता ने मुझे अपने काम और पढ़ाई में डूबने का मौका दिया, लेकिन कभी कभी उन रातों में जब चांद की रोशनी कमरे में फैली होती थी, उनका चेहरा याद आ जाता था। एक दिन मैं कॉलेज के एक सेमिनार में गया। वहां मैंने एक नई सहेली से दोस्ती की, जिसका नाम सिया था। वह बेहद स्मार्ट और खुशमिजाज थी। हमारे बीच की बातचीत और दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी दीदी की यादें आकर मेरी खुशी में खलल डाल देती थीं। एक शाम सिया ने मुझसे पूछा, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक खास सी उदासी क्यों होती है? क्या तुम किसी को भूल नहीं पा रहे हो? मैंने उसके सवाल को टालते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ाई की टेंशन है। लेकिन सिया की नजरें मुझे समझ रही थीं। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। कभी कभी अपने दिल की बात कहना अच्छा होता है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपनी कहानी उसे सुनाने का निर्णय लिया। मैंने दीदी के साथ अपने रिश्ते, हमारी भावनाओं और अंत में हमें अलग होने की वजह बताई। सिया ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर बोली, यह सच है कि कुछ रिश्ते हमेशा खास होते हैं और कभी कभी वह अधूरे रह जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम अपने जीवन में आगे ना बढ़े। उसकी बातों में एक गहराई थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। ने कहा, तुम्हें अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी और में खुशी मिलती है तो उसे अपनाने में संकोच मत करो। मैंने महसूस किया कि सिया की बातों में सच्चाई थी। मैंने धीरे धीरे सिया के साथ समय बिताना शुरू किया। उसकी हंसी बातें और समझदारी ने मुझे फिर से जीने की प्रेरणा दी। एक शाम हम दोनों एक कैफे में बैठे थे। सिया ने मुझसे कहा, तुम्हारे चेहरे पर अब पहले से ज्यादा खुशी है। क्या यह तुम्हारे दिल के किसी कोने से निकल रही है? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को समझ लिया है और अब मैं एक नए शुरुआत के लिए तैयार हूं। सिया ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं। उस दिन के बाद मैंने सिया के साथ एक नई जिंदगी जीने का फैसला किया। हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया और मुझे एहसास हुआ कि हर नया रिश्ता अपने साथ नई उम्मीदें और खुशियां लाता है। एक दिन हम दोनों पार्क में टहल रहे थे जब सिया ने कहा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल में मुझे खुशी मिलती है। क्या तुम सोचते हो कि हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं? मेरे दिल में सिया के लिए एक खास जगह बन चुकी थी और मैंने तुरंत कहा, हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मुझे उस अधूरे प्यार की यादें कम होती दिख रही हैं। सिया ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया। उस पल में मैंने महसूस किया कि मैंने अपने दिल के एक हिस्से को फिर से जीना शुरू कर दिया था। दीदी की यादें अब एक मीठी स्मृति बन गई थीं और मैंने अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी थी। हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और हमने एक दूसरे के साथ अपने सपनों की दुनिया बनाने का निर्णय लिया। जिंदगी ने एक बार फिर मुझे खुशियों से भर दिया था और मैं दीदी के साथ बिताए वक्त को हमेशा अपने दिल में सहेज कर रखता था। एक शाम हम दोनों ने निर्णय लिया कि हमें अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक छोटी सी यात्रा पर जाना चाहिए। हमने एक हफ्ते के लिए एक हिल स्टेशन पर जाने की योजना बनाई। यह योजना मेरे लिए एक नई शुरुआत थी और सिया के साथ बिताने का एक अच्छा मौका भी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने भैया से बहुत प्यार करती थी। भैया ही मेरे जीवन का वह सबसे मजबूत सहारा थे, जिनके सामने मैं अपने दिल की हर बात खुलकर कह सकती थी। माँ बाप का प्यार तो था, लेकिन भैया का प्यार कुछ अलग ही था। जब भी किसी चीज की जरूरत होती, सबसे पहले भैया का ही ख्याल आता। उनके साथ बिताए वह बचपन के लम्हे, छोटी छोटी खुशियां और अनगिनत बातें, ये सब मेरी जिंदगी का अनमोल खजाना बन गए थे। वह शाम है जब मैं थोड़ी उदास थी। भैया ने आते ही मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी छोटी राजकुमारी, क्यों इतनी चुप है? आज सुप्रिया के दिल का बोझ तुरंत हल्का हो गया। मैंने भैया को सब कुछ बता दिया। भैया ने बिना कुछ कहे ही मेरी सारी परेशानियां समझ लीं और उसके माथे को चूमते हुए कहा, तू बस इतनी सी बात के लिए परेशान है, मैं हूं ना तेरे साथ।
बस इतना सुनना ही काफी था दोस्तों। कहानी को पूरा सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके दिल को फिर से सुकून मिल गया। भैया की शादी होने के बाद सुप्रिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि भैया अब भाभी के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि शायद अब भैया के पास उसके लिए उतना वक्त नहीं रहेगा। भैया की शादी में वह सबके सामने हंसते हंसते काम तो करती रही, लेकिन उसके दिल में कई सवाल उमड़े घुमड़ रहे। उसने भैया के चेहरे पर उस वक्त की खुशी को देख खुद को समझाने की कोशिश की कि यह नया रिश्ता भी तो उसकी खुशी का हिस्सा है। शादी के बाद जब भैया भाभी के साथ आए तो भाभी ने सुप्रिया को ऐसे अपनाया जैसे वह उनकी अपनी बहन हो। धीरे धीरे सुप्रिया और भाभी के बीच भी एक गहरा रिश्ता बन गया। भैया अक्सर मुस्कुराते हुए कहता, अब तो मेरी दोनों राजकुमारियां हैं, और सुप्रिया को एहसास होता कि भैया का प्यार अब दो हिस्सों में बंटा नहीं है, बल्कि और भी गहरा हो गया है। एक रात जब सब सो चुके थे, सुप्रिया छत पर जाकर अकेले बैठ गई। भैया ने उसे ढूंढा और उसके पास बैठकर पूछा, क्या सोच रही है छोटी? सुप्रिया ने धीरे से कहा, भैया, आपकी शादी के बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ बदल गया है। कहीं आप मुझसे दूर तो नहीं हो रहे हैं? भैया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मेरी सबसे प्यारी बहन है और हमेशा रहेगी। भाभी ने मेरी जिंदगी में नई खुशियां लाई हैं, लेकिन तुझे कोई भी जगह नहीं ले सकता। तू हमेशा मेरी वही छोटी राजकुमारी रहेगी। उस रात सुप्रिया का दिल फिर से खुशियों से भर गया। उसे यह समझ में आ गया कि भैया का प्यार कभी नहीं बदलेगा। सुप्रिया का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन भैया की नौकरी की वजह से वह तीनों शहर में रहते थे। गांव की सादगी और हरे भरे खेतों की आदत छूट जाने के बाद सुप्रिया के लिए शहर की जिंदगी थोड़ी अजनबी और अकेली सी लगती थी। यहाँ न वैसे पेड़ थे, न वह मिट्टी की खुशबू, न ही बचपन के दोस्त, लेकिन भैया का स्नेह और भाभी का अपनापन उसे हर दिन इस नए माहौल में ढलने का सहारा देते थे। भैया उसे हर रोज स्कूल छोड़ते थे और अक्सर उसे देर शाम को लेट लतीफी से ही घर पहुंच पाते थे। भाभी हमेशा उसके लिए खाना बनाकर रखती, उसका इंतजार करती और रोज रात में उसके साथ ढेरों बातें करती। लेकिन भैया का साथ ना मिल पाने से एक अजीब सी कमी महसूस होती। सुप्रिया का इंतजार करना और भैया के आने की आहट सुनते ही खुशी से दौड़कर गले लग जाना उसकी आदत सी बन गई थी। एक दिन भैया ने कहा कि उन्हें कुछ समय के लिए ऑफिस के काम से दूसरी जगह जाना होगा। यह सुनकर सुप्रिया के दिल में हलचल मच गई। उसके मन में डर था कि भैया के बिना वह कैसे रह पाएगी। उसने कोशिश की कि इस बात को जाहिर ना होने दे, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ उसकी चिंता झलक रही थी। भैया ने उसके पास बैठते हुए कहा, मेरी प्यारी छोटी, ये बस कुछ दिन की बात है। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, और जब तक मैं नहीं हूं, तुम्हारी भाभी है ना, वह भी तो तुम्हारी ही अपनी है। सुप्रिया ने भैया के गले लगते हुए कहा, भैया, मुझे आपके बिना बहुत अकेलापन लगता है। आपसे दूर होने का ख्याल ही मुझे बेचैन कर देता है। भैया ने उसके आंसू पोंछ हुए कहा, अरे मेरी छोटी बहादुर राजकुमारी, कब से इतनी कमजोर हो गई? मैं कहीं नहीं जा रहा, हमेशा तुम्हारे दिल में हूं। बस कुछ ही दिन की बात है। अगले दिन भैया का जाना तय हुआ। वह सुबह सुबह चले गए। सुप्रिया के लिए वह सुबह बहुत भारी थी। भाभी ने उसे गले लगाया और कहा, सुप्रिया, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम दोनों साथ रहेंगे और मिलकर हर पल को संवारें। भाभी का यह सहारा पाकर उसे कुछ राहत तो मिली, लेकिन भैया की कमी महसूस होना लाजमी था। शामें अब और भी सन्नाटे से भरी लगती थी। भैया का इंतजार उसे हर रात जगाए रखता था और वह उनके फोन कॉल का बेसब्र से इंतजार करती थी। एक दिन भैया का फोन आया। सुप्रिया ने उतावलेपन से फोन उठाया और उनसे अपनी सारी बातें कह डाली। भैया ने हंसते हुए उसकी बातें सुनी और कहा, तू सच में मेरी जान है छोटी। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? इन दिनों में भाभी और सुप्रिया का रिश्ता और गहरा हो गया। भाभी ने उसे समझाया कि जिंदगी में बदलाव तो आते रहते हैं, लेकिन हमारा प्यार हमेशा एक जैसा ही रहता है। भाभी का यह कहना सुप्रिया के दिल में गहरी छाप छोड़ गया। कुछ हफ्तों बाद भैया वापस आए। घर में उनकी खुशबू और आवाज का एहसास होते ही सुप्रिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह भागकर भैया से लिपट गई और आंसुओं के बीच बोली, आपके बिना यहां सब अधूरा था, अब सब पूरा हो गया है।
भैया ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं भी तुमसे दूर रहकर खुद को अधूरा महसूस करता हूं। तुम मेरी वह खुशी हो जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। उस दिन सुप्रिया ने महसूस किया कि भैया का प्यार सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं था, वह उसके दिल की धड़कन थी। वह पल हमेशा के लिए उसके दिल में एक मीठी याद बनकर रह गया। भैया की शादी के बाद सुप्रिया के जीवन में एक नया मोड़ आया। अब उसकी हाँ भी, रिया भी उनके साथ थी। भैया और सुप्रिया के बीच का अनोखा रिश्ता अब रिया के आने से और भी खूबसूरत हो गया था। शुरुआत में सुप्रिया के मन में हल्की सी अनजान सी हिचकिचाहट थी। उसे लगता था कि शायद अब भैया का वक्त और प्यार थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में अब एक और इंसान आ चुका है। लेकिन धीरे धीरे रिया ने अपने स्नेह और समझदारी से इन सारी चिंताओं को मिटा दिया। रिया ने भाभी से बढ़कर एक दोस्त का रूप ले लिया था। वह सुप्रिया के साथ घंटों बातें करती, उसे पढ़ाई में मदद करती, उसके सपनों को समझती और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। रिया ने उसे हर उस खालीपन से भर दिया जो वह कभी कभी भैया के काम में व्यस्त होने के कारण महसूस करती थी। सुप्रिया की जिंदगी में एक और यादगार मोड़ आया जब एक दिन स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस थी और वह चाहती थी कि उसके भैया भाभी दोनों उसके इस खास दिन में उसके साथ हों। लेकिन उस दिन भैया ऑफिस के काम में इतनी बुरी तरह उलझे थे कि आ नहीं सके। सुप्रिया का दिल टूट सा गया। वह अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन मन में एक खालीपन था। उसे लगा कि भैया के बिना उसकी यह खुशी अधूरी रह जाएगी। पर जब उसने मंच पर कदम रखा तो उसकी आंखें भीड़ में एक परिचित चेहरा तलाश रही थीं, और तभी उसने देखा रिया सबसे आगे की पंक्ति में बैठकर उसे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी और उसे प्रोत्साहित कर रही थी। रिया की इस उपस्थिति ने सुप्रिया के दिल में एक नया आत्मविश्वास भर दिया। उसने परफॉर्मेंस दी और उसके बाद जब वह मंच से उतरी तो रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, तूने कमाल कर दिया सुप्रिया, भैया को तुझ पर गर्व होगा। उस दिन सुप्रिया को एहसास हुआ कि भाभी उसकी जिंदगी में किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि एक नया रिश्ता बनाने के लिए आई हैं। भैया के ना होने के बावजूद भी उसे रिया के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया संपूर्ण है। रात को जब भैया घर लौटे तो रिया ने हंसते हुए उन्हें ताना दिया, तुम्हें पता नहीं आज तुम्हारी बहन ने कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। भैया ने सुप्रिया को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता है मेरी बहन सबसे बेहतरीन है। और तभी रिया ने मजाक में कहा, लेकिन इसका श्रेय मुझे भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि मैं वहां थी और मैंने इसका हौसला बढ़ाया। सभी ह पड़े और उस हंसी के बीच सुप्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि उसका परिवार, उसका यह छोटा सा संसार सचमुच संपूर्ण है। समय के साथ रिया और सुप्रिया का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे बहनों से बढ़कर सच्ची सहेलियां बन गईं। रिया अक्सर सुप्रिया को अपनी कहानियां सुनाती, अपने सपने और संघर्षों की बातें करती और उसे जीवन के हर मोड़ पर मजबूत बनना सिखाती। सुप्रिया के दिल में भाभी के लिए एक अलग ही आदर और स्नेह का भाव विकसित हो गया था। एक बार जब सुप्रिया बीमार पड़ी तो रिया ने उसकी मां की तरह उसकी देखभाल की। वह दिन रात उसके पास बैठी रहती, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। सुप्रिया को महसूस हुआ कि रिया सिर्फ भैया की पत्नी नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। सुप्रिया को अब एहसास हो चुका था कि रिश्ते खून से ही नहीं, दिल से भी बनाए जाते हैं। रिया ने उसकी जिंदगी में जो खुशियां भरी, उसकी वजह से सुप्रिया के दिल में भाभी के लिए अनगिनत प्यार और आदर का भाव उमड़ पड़ा। भैया के लिए उसका प्यार हमेशा वही था, लेकिन अब उसकी दुनिया और भी प्यारी हो चुकी थी, क्योंकि उसमें एक ऐसी भाभी थी जो उसकी सच्ची साथी और मार्गदर्शक बन चुकी थी। भाभी के मायके जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सुप्रिया को रात में अकेले सोना बड़ा अजीब लगने लगा था। भाभी के साथ बातें करते करते कब नींद आ जाती, उसे पता ही नहीं चलता था। अब हर रात उसके कमरे में एक खामोशी सी थी। वह चुपचाप सोच रही थी कि इन 10 दिनों को कैसे कांगी। एक रात उसने भैया के पास जाकर कहा, भैया, मुझे अकेले सोने में बहुत अजीब लग रहा है। भाभी का बिस्तर खाली है, क्या मैं वहीं सो सकती हूँ? भैया उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अरे मेरी छोटी राजकुमारी, क्यों नहीं, चलो, तुम्हारे लिए वह जगह हमेशा है। उस रात जब सुप्रिया भाभी के बिस्तर पर लेटी तो उसे लगा जैसे वह फिर से बचपन में लौट आई हो।
जब वह हर रात भैया के पास सो जाती थी। भैया ने उसे प्यार से चादर ढाई और बगल में बैठकर उसकी छोटी छोटी बातें सुनते रहे। रात में भैया ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अच्छा, तुम्हारी स्कूल में तो सब ठीक चल रहा है ना? सुप्रिया ने थोड़ी संजीदगी से जवाब दिया, हाँ भैया, सब अच्छा है, लेकिन जब आप और भाभी साथ होते हो तभी घर पूरा लगता है। भाभी नहीं है तो लगता है कुछ खाली खाली सा है। भैया ने उसकी बात पर गहरी सांस लेते हुए कहा, तू बिल्कुल सही कह रही है सुप्रिया। सचमुच रिया के बिना यह घर सुना सा लगता है। वह है तो जैसे हम सबका ख्याल रखती है, और तुम्हें पता है, जब तुम दोनों मेरे पास होती हो तब मुझे भी अपने दिन की सारी थकान भूल जाती है। सुप्रिया ने भैया की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और बोली, भैया, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। भाभी आपके लिए इतनी खास क्यों है? भैया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, क्योंकि रिया वह है जिसने मेरे जीवन में एक नया उजाला भरा है। उसने मुझे समझा, मुझे अपनाया, और उसने हर दिन हमें और इस घर को संवार दिया। जैसे तुम मेरे लिए हो, वैसे ही रिया भी है, जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ होती है। शायद तुम्हें भी धीरे धीरे उसकी इस खासियत का एहसास हुआ है ना? सुप्रिया ने धीरे से सिर हिलाया और भैया का हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ भैया, भाभी तो सच में बहुत प्यारी हैं। जब वह आसपास होती हैं तो मैं खुद को बहुत सुरक्षित और खुश महसूस करती हूँ। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की। भैया ने उसे बचपन के ढेरों किस्से सुनाए, कैसे वह छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, कैसे माँ पापा के पास उनकी शिकायतें लगाते थे। सुप्रिया के लिए यह पल किसी खजाने से कम नहीं थे। अगले दिन भी सुप्रिया भैया के कमरे में ही सोने आई। वे दोनों एक साथ फिल्म देख रहे थे। हंसते बोलते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। हर दिन भैया उसके लिए नई नई चीजें लेकर आते ताकि उसे अच्छा लगे और भाभी की कमी महसूस ना हो। जब 10वें दिन भाभी वापस आई तो सुप्रिया और भैया ने उनके स्वागत के लिए खास तैयारी कर रखी थी। घर को सजाया गया था और रिया के पसंदीदा फूलों से पूरा कमरा महक रहा था। रिया को यह देखकर हैरानी भी हुई और खुशी भी, क्योंकि उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर हाजिरी में उसके भैया और सुप्रिया ने उसके लौटने का इतनी बेसब्र से इंतजार किया था। रिया ने जैसे ही घर में कदम रखा, सुप्रिया ने दौड़कर उसे गले लगाया और कहा, भाभी, मुझे आपकी बहुत याद आई। बिना आपके सब अधूरा सा लग रहा था। रिया ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। मेरी छोटी लगता है, इन 10 दिनों में तुम और भैया ने खूब मस्ती की होगी। भैया ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन तेरी कमी बहुत महसूस हुई। अब जब तू वापस आ गई है तो सब कुछ फिर से पूरा हो गया है। उस रात भाभी ने मुस्कुराते हुए सुप्रिया से कहा, अब से कभी तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सुप्रिया ने सिर हिलाते हुए अपनी भाभी के कंधे पर सिर रख दिया और उसकी आंखें खुशी के आंसू से भर आईं। इस पूरे अनुभव ने सुप को एक और गहरा एहसास दिया कि भाभी उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जो अब कभी अलग नहीं हो सकता। सुप्रिया के लिए भाभी का इंतजार मुश्किल होता जा रहा था। हर दिन उसे महसूस होता जैसे घर में कुछ अधूरा सा है, लेकिन इन दिनों में उसे भैया का और भी करीबी होने का मौका मिला। वह दोनों अब रोज रात को एक दूसरे से खुलकर बात करते, हंसते और कई सालों से बसी हुई छोटी छोटी यादों में खो जाते। भैया हर रात उसके लिए कोई न कोई कहानी या पुरानी याद ताजा करते, जिससे उसका दिल हल्का हो जाता। एक रात जब सुप्रिया और भैया छत पर बैठे थे, उन्होंने तारों भरे आसमान को देखते हुए अपने बचपन की बातों में डूब गए। सुप्रिया ने अचानक कहा, भैया, क्या आपने कभी महसूस किया है कि भाभी के बिना यह घर कितना खाली खाली लगता है? भैया ने थोड़ी उदासी से जवाब दिया, हाँ छोटी, हर पल लगता है कि कुछ छूट सा गया है। तुम्हारी भाभी के बिना यह घर एकदम ठहरा हुआ लगता है। सुप्रिया भैया के चेहरे पर पसरी हुई उदासी देख रही थी। उसे अचानक अपने भैया के इस अकेलेपन का एहसास गहरा हो गया। भाभी के बिना भैया भी जैसे खुद को अधूरा महसूस कर रहे थे। यह देखकर सुप्रिया के दिल में अपने भैया के लिए और भी ममता जाग उठी। उसने धीरे से भैया का हाथ थाम लिया और कहा, भैया, मैं जानती हूं कि भाभी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इन दिनों मैं भी तो हूं ना आपके साथ। मैं आपकी प्यारी छोटी बहन हूं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। जब तक भाभी नहीं आती, मैं आपकी देखभाल करूंगी। भैया ने उसके चेहरे की मासूमियत और उस सच्ची भावना को देखा।
उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहला और कहा, हाँ, तू हमेशा से मेरी ताकत रही है छोटी। तेरा साथ मुझे हमेशा सुकून देता है। उस रात सुप्रिया ने तय किया कि जब तक भाभी वापस नहीं आती, वह भैया का हर तरह से ख्याल रखेगी। अगले दिन से उसने भाभी की तरह भैया के लिए छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उनके लिए चाय बना देती, रात में उनके पसंद का खाना बनवाने में मदद करती और जब भैया थके हुए आते तो उनके लिए पानी ले आती। एक दिन भैया ऑफिस से थके हुए लौटे तो सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आज आपके लिए आपकी पसंदीदा चाय बनाई है, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं लेकर आती हूं भैया। उसकी ये छोटी छोटी कोशिशें देखकर बहुत खुश थे। उन्हें अपनी छोटी बहन में एक नई जिम्मेदारी और परिपक्वता नजर आने लगी थी। उस रात जब भैया अपने कमरे में बैठे थे तो सुप्रिया उनके पास आई और बोली, भैया, क्या मैं आज आपके पास बैठ सकती हूँ? बस आपसे बातें करने का मन कर रहा है। भैया ने प्यार से सिर हिलाते हुए कहा, तू तो मेरे दिल की रानी है छोटी। हाँ, बैठ, आज हम दोनों मिलकर पूरी रात बातें करेंगे। रात भर दोनों ने ढेर सारी बातें की। भैया ने उसे अपने सपने बताए, अपनी नौकरी के संघर्ष, अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में सब कुछ बताया। ये बातें सुनते सुनते सुप्रिया को अपने भैया की जिंदगी की सच्चाई का एहसास हुआ। उसने जाना कि कैसे भैया ने उसके लिए हर चीज को संभाला और उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कितनी मेहनत की। रात के आखिरी पहर में जब आसमान में हल्का हल्का उजाला हो रहा था, सुप्रिया ने भैया का हाथ पकड़कर कहा, भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने मेरी जिंदगी में जितना प्यार और खुशियां दी हैं, उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे भाभी हो या ना हो। मैं हमेशा आपकी छोटी बहन रहूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। भैया की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने सुप्रिया को गले लगाते हुए कहा, तू मेरी दुनिया है छोटी, तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तूने जो मुझे इन दिनों में सहारा दिया है, इसके लिए मैं हमेशा तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। उस पल में दोनों ने एक दूसरे के प्यार और अपने अटूट रिश्ते को फिर से महसूस किया। भैया को लगा कि उसकी छोटी बहन सच में बड़ी हो गई है और सुप्रिया ने जाना कि उसके भैया ही उसकी असली दुनिया है। अगले ही दिन भाभी घर लौट आई और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। लेकिन उन 10 दिनों में सुप्रिया और भैया के बीच जो एक नया गहरा रिश्ता बना, उसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब उनका रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं रहा, बल्कि एक सच्चे साथी और जीवन भर के सहारे का भी बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, ONL घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ में। धन्यवाद।